मैंने चाय का एक घूंट भरते ही कप बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ा था। मेरी बीवी राहिला सामने खड़ी बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि जाहिल औरत, चाय तक नहीं बनानी आती, इतनी शक्कर डालते हैं चाय में। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप बीवी मिल गई। मेरी बात सुनकर टिप टिप उसकी आंखों से आंसू बहे थे, लेकिन होठ खामोश थे। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था। मेरे तो होश अपनी शादी की पहली रात ही उड़ गए थे जब निकाहनामे पर मैंने अपनी बीवी के साइन के बजाय अंगूठा लगा हुआ देखा था। वो मेरी माँ की दूर की कजिन की बेटी थी। हम दूसरे शहर से उसे ब्याह कर लेकर आए थे। मैं उसे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि उनकी कजिन बहुत बीमार है और उसके मरने के बाद उसकी बेटी बिल्कुल बेसहारा हो जाएगी। मुझे अपनी माँ की बात माननी पड़ी थी। एक तो वो लड़की बिल्कुल सादा थी और इस पर एक और सितम टूटा था कि अंगूठा छाप अनपढ़ थी। शक्ल सूरत की अच्छी थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियां ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट हो सकें। मैं एक बहुत बड़ी शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। जब किसी पार्टी में जाता तो अपने ऑफिस की कोलीग की बीवियां देखकर मेरी भी ख्वाहिश होती कि मेरी बीवी भी ऐसी हो, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी और जॉब करती थी। अपने हस्बैंड के साथ घर चलाने में उनकी मदद करती थी। तमीज़दार, पढ़ी लिखी और फैशन से वाकिफ मुझे भी ऐसी ही एक बीवी की ख्वाहिश थी। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे पल्ले एक जाहिल औरत को बांध दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ ने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। मैं तो उसे अपनी ऑफिस की किसी पार्टीज में लेकर भी नहीं जाता था। कैसे लेकर जाता? उसे तो इंग्लिश का कोई वर्ड भी बोलना नहीं आता था, इसलिए जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। मेरी बीवी मेरे लिए शर्मिंदगी की वजह थी, इसलिए कभी भी मेरे अच्छे रवैये की हकदार नहीं रही। पहले पहल तो मैं माँ से हर वक्त लड़ता रहता था कि आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया। मेरे लिए यही जाहिल गवार अंगूठा छाप ही रह गई थी। मेरी माँ मुझे उल्टा डांटने लगती, कहने लगती, तुम्हारे लिए तो मैंने हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इसकी कदर नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है, अंगूठा छाप और अनपढ़। मैं हर वक्त अपनी बीवी राहिला को उसके अनपढ़ होने का ताना देता रहता था, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। मैं कहता कि मैं अपने दोस्तों के घर जाऊं तो उनकी बीवियां बड़े अच्छे से चाय पेश करती हैं, चीनी अलग से रखती हैं, दूध अलग होता है, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें किसी चीज की तमीज ही नहीं। वो कहने लगी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाती थी। ना उसका पहनना ओढ़ना मुझे पसंद था। हर वक्त सर पर दुपट्टा लपेटे नेक परवीन बनी रहती थी। मैं यही सोचता कि मेरा पता नहीं कौन सा गुनाह था जो खुदा ने मुझे ऐसी बीवी दे दी जिसे मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे ये पता चला था कि मुझे बिरयानी पसंद है, वो हफ्ते में एक बार बिरयानी जरूर बनाती थी, जो कि बहुत मजे की होती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो वो टिफिन रेडी करके दे देती और कहती कि बाजार के खाने मत खाया करें, सेहत खराब होती है। मैं कहता कि मैं बच्चा नहीं हूँ कि ये टिफिन उठाकर ऑफिस जाता फिरूं। वहाँ ऑफिस में बहुत अच्छा खाना आता है और बहुत अच्छे होटल से आता है। एक बार वो कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी फेवरेट शर्ट उससे जल गई। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैंने अपनी पसंदीदा शर्ट जली हुई देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मैंने कहा, हाथ टूटे हुए थे तुम्हारे? क्या ठीक से कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते? तुम जाहिल औरतों का यही मसला होता है। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानवर हो? मैंने कहा, माँ इससे कहें कि अपनी शक्ल गुम करे मेरे सामने से, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। कमीनी ने मेरी शर्ट जला दी थी। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त इसे जाहिल होने का ताना देते हो, लेकिन बीवी पर हाथ उठाकर जहालत का सबूत तो तुमने दिया है। मैंने कहा, इस औरत की औकात ही यही है कि इसे दिन रात जूते मारे जाएं। मैंने अपनी शर्ट पकड़ी और लपेटकर राहिला के मुंह पर दे मारी। मैंने कहा, इसे अपने पास ही रखो। इन्हीं दिनों एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस में जॉब कर रही थी, जिससे मेरी काफी अच्छी बातचीत होने लगी थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और फिर मुझसे हंस हंस कर बातें भी करती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे अपनी बीवी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी, क्योंकि अगर मेरी शादी राहिला से ना हुई होती तो जरूर मैं रिमशा से ही शादी करता। लेकिन मेरी माँ की जिद की वजह से मैं अपने सर्कल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मेरे कई दोस्त मुझसे कह चुके थे कि तुम पार्टीज में बीवी को क्यों नहीं लाते। मैं उन्हें क्या जवाब देता कि मेरी बीवी को पहनने ओढ़ने का ढंग तक नहीं है। मैं कहता कि मेरी बीवी पर्दा करती है और मेरी माँ को भी पसंद नहीं कि वो ऐसी पार्टीज में शिरकत करे। ये बात कहकर मैं टाल देता था। मैं बात बात पर राहिला को डांटता रहता था, चाहे उसकी गलती होती या ना होती। वो चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे वो पत्थर की बनी हुई है, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है।
कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और राहिला उनकी भी सारी खिदमत अकेले ही कर रही थी। अब मुझे इस बात तक का एहसास नहीं था कि मेरी बीवी दिन भर कितने काम करती है। मुझे अपने ऑफिस की कुलीग रिमशा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होने देंगी। मेरी माँ की बीमारी उन्हें कब्र तक ले गई थी। उनकी इस दुनिया से आंखें बंद हो गईं। मेरी जिंदगी बदल गई थी। अपनी माँ की वजह से जो थोड़ा बहुत लिहाज में कर जाता था वो मैंने बहुत जल्द वो भी खत्म कर दिया था। जब भी रोज मेरा जरा सा काम खराब होता, मैं राहिला को थप्पड़ मार देता और वो चुपचाप खा लेती थी। एक बार ऑफिस जाने से पहले राहिला ने बस जूते पॉलिश करके रखने में जरा देर कर दी थी। मेरा और पारा हाई हो गया था। मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा कि तुम्हें जरा भी काम का सलीका नहीं है और न ही मेरे वक्त की कदर है। मेरी हर चीज पहले तैयार रखा करो। जिस तरह मैंने उस पर हाथ उठाया था, मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो वो मैके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर गया तो बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मैंने खाना खाया, कमरे में आया तो मेरे सर में दर्द था। राहिला किचन का सारा काम समेट कर जब कमरे में आई तो काफी थकी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो फौरन से मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। कहने लगी कि आप बहुत मेहनत करते हैं और बजाय सुकून देने के मैं आपको और भी परेशान कर देती हूँ। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ना कोई कमी रह जाती है। मैं उसकी बातें सुनकर कभी कभी बड़ा हैरान होता था। कैसी औरत थी ये, मेरी शिकायत भी मुझसे ही लगा रही थी। मैं उसकी बातें सुन रहा था। कहने लगी कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप मुझसे खुश रहें, जैसे बाकी मियाँ बीवी एक दूसरे से साथ बातें करते हैं। आप भी मेरे साथ ऐसे ही बातें करें। सुबह जब घर से जाएं तो प्यार से मुझसे बात करके जाएं। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, फिर वापस आए तो मैं जो भी खाना बनाऊं आप उसकी तारीफ करें। हम बिल्कुल खुश रहें, हमारी कभी भी लड़ाई ना हो। ऐसी ही जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझसे गलतियां हो जाती हैं और आप मुझे डांट देते हो। वो मुझे ये सब कुछ कह रही थी। मैं आंखें बूंद कर उसकी हर एक बात सुन रहा था। मर्द था ना, इसलिए मेरे दिमाग पर ये बातें कुछ खास असर नहीं कर रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मुझे वो पसंद नहीं थी। तभी मुझे अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पर पानी की बूंदें गिरी हों। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो वो रो रही थी। उसके आंसू टिप टिप मेरे माथे पर गिर रहे थे। मैं अगले पल उठ बैठा था, अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता अगले पल वो मेरा कंधा थाम कर रोने लगी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज कमरे से बाहर जाने नहीं दी थी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, आप मेरे साथ वैसे रहा करें जैसे बाकी शौहर रहते हैं। वो रो रही थी और मैं कितनी देर बिल्कुल चुपचाप उसे देखता रहा। फिर मेरा हाथ खुद ही उसकी तरफ बढ़ा था। मैंने उसके सर पर थपकी दी और कहने लगा कि रो क्यों रही हो? अरे पागल, मैं तो रोज ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता तो तुम्हें डांट देता हूँ, तुम पर गुस्सा निकल जाता है। लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ना डांटूं। इस बार जरा नरम लहजे में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और उस वक्त मेरे पास इन अल्फाज के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं बेड पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था तो वो भी मेरे साथ ही मेरा कंधा पकड़कर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था। फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था? मैं वही सोच सोच कर सारा दिन रोती रही। मैं सोचने लगा कि मैंने तो गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ मुंह में आता था बस बड़बड़ाता चला जाता था। हर वो लफ्ज यूज करता जिसमें उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन ना जाने उसे कौन सी मेरी बात बुरी लगी हो। मैं कहने लगा कि पता नहीं क्या कहा था, बताओ मैंने क्या कहा था? इतना सुनना था तो वो कहने लगी कि आप सुबह गुस्से में कह रहे थे कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। इतना कहने के बाद वो सिसकी थी। इस बार उसकी आंखों से आंसू जब गिरे तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैं भी गुस्से में न जाने क्या से क्या बोल जाता था, लेकिन अगले पल उसे बहलाने लगा कि देखो वो सब कुछ गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिला वजह मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा था ताकि कम से कम वो रोना तो बंद कर दे। अगली सुबह जब वो उठी तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे लगा था कि शायद मैं धीरे धीरे ही सही मगर राहिला का आदी हो जाऊंगा और फिर हमारे बीच ये रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। आज मैं भी बहुत खुश था, लेकिन उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहां पर रिमशा जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने काम पूरा किया और बॉस वहां से गए तो मुझे राहिला के साथ गुजरा वक्त याद आने लगा। तभी रिमशा मेरे पास आकर बैठी थी, मेरा हाथ पकड़ चुकी थी। कहने लगी कि तुम जानते हो तो हो ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा होता है।
अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझसे सीरियस भी हो या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो? मैंने रिमशा की बात सुनी तो अगले ही पल किसी पानी की बुलबुले की तरह राहिला मेरे होशो हवास से गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि कैसे बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ तुम्हारे साथ। तुम जैसी लड़की ही तो मेरी आइडियल थी। तुम जैसी लड़की के साथ ही तो मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। इतना सुनना था कि वो कहने लगी, तो फिर कोई फैसला अभी तक तुमने क्यों नहीं किया? क्यों अभी तक तुमने मुझे सिर्फ उम्मीद पर ही रखा हुआ है? आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूंगी? मैंने उसे यकीन दिलाया कि बस हम बहुत जल्द दोनों शादी कर लेंगे। मुझे राहिला का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र ही किसे थी? मुझे वो वक्त भी याद आया जब एक दिन मैंने राहिला को मायके भेजा और खुद अपनी माँ के पास आकर बैठ गया था। मेरी माँ मुझसे राहिला की बातें कर रही थी, उसकी तारीफें कर रही थी ताकि मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगा सकें। लेकिन मैं तो कुछ और ही चक्करों में था। मैं अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानती तो है ना कि मेरा रिश्ता राहिला के साथ आपने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मैं अब अपनी मर्जी से जिस लड़की को पसंद करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। राहिला को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, वो भी इसी घर में रहेगी, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रिमशा के साथ शुरू होगी। इतना सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर तो मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं तुम्हें एक कदम नहीं उठाने दूंगी। अरे हमारे खानदान में किसी ने आज तक दो शादियां नहीं की। जिसके साथ शादी होती है उसी के साथ निभाते हैं। तू होता कौन है ऐसे सोचने वाला? मेरी माँ के दिल पर शायद ये बात बहुत गहरा असर कर चुकी थी। मेरी माँ मुझसे लड़ने लगी और मुझे कमरे से निकाल दिया। अगली सुबह जब मैं अपनी माँ को देखने गया तो वो इंतकाल कर चुकी थी। उनका दिल बंद हो चुका था। राहिला भी आ चुकी थी। मुझसे ज्यादा तो वो मेरी माँ से अटैच हो चुकी थी। रो रो कर उसे अपने आप को हल्कान कर लिया था। मैं भी बहुत रोया था। शायद मुझे अपनी माँ से ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। जब मैंने रिमशा को इस बारे में बताया कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है तो वह बजाय अफसोस करने के मुझसे कहने लगी कि अच्छा, समझो हमारे बीच का एक कांटा तो खुदा को प्यारा हो गया। देख लो, खुदा भी चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं, तभी हमारे रास्ते में आने वाले सभी कांटों को वो खुद ही हटा रहा है। वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं बस चुप हो चुका था। अब तो मेरी माँ जिंदा नहीं रही थी। मैंने रिमशा से कहा कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी ना माने। कहने लगे कि हम पहले से शादीशुदा आदमी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। रिमशा को अभी थोड़ी बहुत परेशानी थी कि कहीं मैं उसे छोड़कर अपनी पहली बीवी के साथ वक्त ना गुजारता फिरूं। मैंने उसे यकीन दिलाया था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं तुमसे तभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम शादी होते ही राहिला को तलाक दे दोगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी। उस दिन जब मैं रिमशा से निकाह करके उसे अपने दूसरे घर पर छोड़कर वापस राहिला के पास आया था तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इससे क्या कहना है। रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। एकदम से ही मौसम खराब हो चुका था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में मुझे पकोड़े की खुशबू आ रही थी। लाउंज में आया तो सामने ही किचन में मेरी बीवी राहिला पकोड़े फ्राई कर रही थी। मुझे देखकर उसने साथ ही चाय भी बनने के लिए रख दी थी। कहने लगी कि आप आ गए, मुझे पता था कि आज आप जल्दी आ जाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, चाय भी बना रही हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। मैं अपने कमरे में गया। मेरे सर पर सिर्फ और सिर्फ रिमशा सवार थी। मैं कहने लगा कि सारे काम छोड़ो और यहाँ आओ जल्दी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बार बार मुझे रिमशा के मैसेजेस आ रहे थे। वो कह रही थी कि जल्द से जल्द काम निपटाओ और वापस मेरे पास आओ, आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं कमरे में ही था जब वहां पर राहिला आई। उसने एक हाथ में प्लेट में पकोड़े पकड़ रखे थे और दूसरे में चाय का कप उठा रखा था। कहने लगी कि लीजिए, मैं आपके लिए चाय और पकोड़े ले आई हूँ। मैंने उसके हाथ से पकोड़े और चाय लेकर एक तरफ रखे थे। उसने एक पकोड़ा उठाकर मेरे मुंह में डालना चाहा, लेकिन मैं उसका हाथ वहीं पर रोक चुका था। वो मुझे इतना सीरियस देखकर थोड़ी हैरान सी हुई थी। कहने लगी कि क्या हुआ, मैंने फिर कोई गलती कर दी? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब खैर तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मैंने अगले ही पल उसे अपने पास बिठाया और फिर कहने लगा कि देखो, मैं जो कुछ तुमसे कहने वाला हूँ उसे होशो हवास से सुनना। तुम भी जानती हो कि मेरी और तुम्हारी शादी पसंद की नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से मैंने ये रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी हैं। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं भी तुम्हें तुम्हारी कोताहियों के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। राहिला, मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। 3 बार मैंने ये अल्फाज कह दिए थे और वो तो जैसे सख्ते की हालत में आ चुकी थी। मैं इसके बाद सिर्फ उसे इतना कह पाया था कि मैं अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वापस पलटकर नहीं देखा कि राहिला किस हालत में खड़ी है, क्या कहना चाहती है, लेकिन शायद उसकी रूह चीख चीख कर मुझे बुला रही थी।
मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला आया था। रिमशा मेरा इंतजार कर रही थी। 2 दिन तक मैं रिमशा के साथ रहा। वो बहुत खुश थी। बाकायदा मैंने आवाज रिकॉर्ड करके भी उसे भेजी थी, जिसमें राहिला का नाम लेकर मैं उसे तलाक दे रहा था। फिर उस घर से बाहर निकल आया था। रिमशा बहुत खुश थी। हमने एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कई ख्वाब देख रखे थे। 2 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। हर चीज सलीके से पड़ी हुई थी। किचन में गया तो कढ़ाई यूं ही पड़ी थी। पकोड़ों का मसाला जो उसने बनाकर रखा था एक तरफ पड़ा खराब हो चुका था। पकोड़े भी ऐसे ही ट्रे में पड़े थे। अपने कमरे में आया तो हर चीज वैसे की वैसे ही पड़ी थी। सामने साइड टेबल पर प्लेट में पकोड़े और चाय पड़ी थी। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। लेकिन यहाँ पर राहिला नहीं थी। शायद वो मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब जाकर उस रिपोर्ट को खोला तो जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ चुका था, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि राहिला प्रेग्नेंट है। मेरा तो जिस्म कांप चुका था। लेकिन बहरहाल मैं रिमशा के साथ खुश था। मैं रिमशा के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत थी, जवान थी और बला की हसीन थी। जॉब भी करती थी। हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह ज़हीन थे। लेकिन अब मैं 4-5 दिन तक एक सूट पहने रखता था। कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं था कि ये सूट बदल लो, गंदा हो गया है। मैंने नए कपड़े प्रेस करके रखे हैं, वो पहन लो। पहले जो मेरी मनपसंद बिरयानी और खाने बना करते थे वो अब बनना बंद हो चुके थे। अगर मुझे खाने भी होते थे तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था, क्योंकि रिमशा कहती थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो बस बाहर से फास्ट फूड ही खाती हूँ। मेरी जिंदगी अजीब उलझनों में गिरती चली जा रही थी। बच्चे भी इंतहा के बदतमीज थे। हर वक्त शरारतें और शोर शराबा हुआ करता था। रिमशा के साथ मेरे ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो काफी बदल चुकी थी। बात बात पर मुझे टोकती थी, ताने देती थी। मुझे अब राहिला बहुत याद आती थी, जो कि एक मिसाली बीवी थी। राहिला को तलाक दिए हुए मुझे 9 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 9 सालों में मुझे उसकी कदर हो चुकी थी। काश मैं उसके साथ ये सब कुछ ना करता। अब तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। वो अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश होगी, जबकि मेरी आंखों के पास काले निशान पड़ चुके थे। रिमशा मुझे अपने दोस्तों से मिलवाते हुए कतराती थी। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कहते कि मुझे कोई बीमारी नहीं। शायद ये राहिला के साथ किए जाने वाली नाइंसाफी है कि मुझे आज कहीं पर भी चैन नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं खुद में अधूरापन महसूस कर रहा हूँ। एक दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो वहां पर मुझे राहिला मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। उसके साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैं राहिला के पास गया तो वो भी मुझे देखकर चौंक गई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? वो कहने लगी, जैसे आपको दिख रही हूँ। वो बहुत कमजोर सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा, ये मेरी बेटी है ना? उसने कहा, हाँ जी, ये आपकी ही बेटी है। मैंने उसे प्यार किया। फिर राहिला से कहने लगा कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, यही रहती हो तुम? उसने कहा कि हाँ, रहती तो यही हूँ, मगर मैंने शादी नहीं की, क्योंकि हमारी तलाक ही नहीं हुई थी। जब आपने मुझे तलाक दी थी तब मैं उम्मीद से थी। मुझे ये सुनकर पता नहीं क्यों एक खुशी का एहसास हुआ था। मैं उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर आया की जॉब कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा, तो तुम मायके नहीं गई थी क्या? वो कहने लगी, गई थी, मगर मेरा वहाँ कोई नहीं बचा। मेरी माँ नहीं तो कोई भी नहीं वहाँ मेरे लिए, इसलिए मैं वापस आ गई थी। फिर किसी तरह रहने के लिए किराए पर एक घर ढूंढा और स्कूल के चक्कर लगाने लगी, कहीं मुझे आया की नौकरी मिल जाए। क्योंकि मैं अनपढ़ थी इसलिए मैं सिर्फ यही नौकरी कर सकती थी। मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। फिर वो पूछने लगी, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम्हें छोड़ा है तभी से जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। वो कहने लगी, अरे अरे, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनाह में शामिल कर रहे हैं। आप आज भी मेरे शौहर हैं। मैं उससे कहने लगा, राहिला, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ घर चलो? अब मैं बहुत बदल गया हूँ। तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। मेरी बेटी भी अपने बाप के प्यार के लिए तरसती रही होगी। मैं उसे वो सारा प्यार देना चाहता हूँ। मगर राहिला ने फौरन मना कर दिया। कहने लगी, नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। आपने जो मेरे साथ किया, भले मैं उसे माफ भी कर दूं, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। और हो सके तो इस बात को भी भुला दीजिएगा कि हमारी तलाक नहीं हुई थी। मैं एक तलाकशुदा की ही जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे अंदर अब जीने की चाह नहीं बची। मैं बस अपनी गुड़िया के लिए जी रही हूँ। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, मगर वो ना मानी। उसने कहा कि मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपका जब दिल चाहे आप अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। मैं अपना समूह लिए रह गया और घर लौट आया। शायद मेरी यही सजा थी कि राहिला मेरी बीवी होते हुए भी मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। मुझे जैसे तैसे अपनी जिंदगी रिमशा के साथ ही गुजारनी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।